नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं, शुरू करते हैं आपका फेवरेट शो चक रिव्यू। और आज की 4 कहानियां जो आपके सामने थी वोटिंग के लिए। पहली कि क्या 1 लाख रुपए से नीचे आ जाएगा सोने का कीमत, अफवाह या कोई संकेत है ये? इस खबर को 18% दर्शकों ने देखना चाहा है। विस्तार से आगे बात करता हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोहब्बत वाला, दुनिया को खतरे में इसने कैसे डाला? इस खबर को भी 24% लोग देखना चाहते हैं। विस्तार से आगे बात करते हैं। ईरान पर ट्रंप का नया बम, मिडिल ईस्ट में कैसे मच गया हड़कंप? इस खबर को 25% लोगों ने देखना चाहा है। शाम 7:28 पर, अब से करीब आधे घंटे के बाद इस पर विस्तार से मैं खबर दिखाऊंगा। और अखिलेश के पीडीए पर योगी आदित्यनाथ की सेंधमारी, इस खबर को सबसे ज्यादा 33% लोगों ने आज पसंद किया है। आज की हमारी लीड स्टोरी आपकी पसंद के अनुसार ही हमने तैयार की है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों का रिमोट किसके हाथ में रहने वाला है? बीएसपी की मायावती के हाथ, या पीडीए वाले अखिलेश के साथ, या फिर बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के हाथ? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित वोट से 2027 का कमल खिलाने का एक बड़ा मेगा प्लान तैयार किया है। क्या है ये प्लान, हम आपको बताएंगे। लेकिन यूपी में दलित वोटों की खींचतान तेज हो चुकी है। सबसे पहले इसकी एक झलक देखिए। अभी पीडीए ने अभी बीजेपी को हराया है। पीडीए की ताकत की वजह से मैं देख रहा हूँ कई लोग पीडीए से घबराए हुए थे। पीडीए की वजह से यूजीसी ले आए कि मेरी सरकार गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की सरकार, और मेरी सरकार पर सबसे पहला अधिकार इस देश के गरीब, पिछड़ा, आदिवासी और दलितों का है। कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है, गहरा होगा। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। ये सांठगांठ नहीं है तो क्या है सर? पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर वंचित को, हर दलित को, हर गरीब को, हर महिला को, हर अन्नदाता किसान को पहुंचाने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। 27 में पीडीए चलेगा और पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो हमारा दलित कहां जाएगा, पिछड़ा कहां जाएगा, एक खड़गवंशी कहां जाएगा, पाल कहां जाएगा, सैनी कहां जाएगा? क्या यह वाकई में संभव है कि अखिलेश के पीडीए में योगी सेंध लगा दे? दरअसल यूपी की सियासी घड़ी ने 2027 के लिए अब टिक टिक करनी शुरू कर दी है। कैलेंडर सिर्फ अगले 365 दिनों को ही नहीं गिन रहा। इस कैलेंडर में दलित समाज से आने वाले महापुरुषों को अपना बनाने और दिखाने की जद्दोजहद कहीं ज्यादा हो गई है। तभी तो अखिलेश यादव अपना दलित कैलेंडर तैयार किए ही थे कि अब खबर ये आ रही है कि योगी का भी ऐसा ही एक कैलेंडर तैयार हो चुका है। 20% दलित वोटों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने दलित कैलेंडर एक तैयार किया है, जिसमें 15 दलित महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि की तारीख मार्क की गई है। और उस तारीख पर यूपी के हर जिले, हर तहसील में बीजेपी का संगठन एक विशेष कार्यक्रम का साल भर तक आयोजन करेगा। आप इनके नामों पर गौर कीजिए, फिर पूरी कहानी अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। बीजेपी के इस कैलेंडर में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, जो कि सबसे बड़े आइडियलॉग है मायावती के लिए, बीएसपी के लिए, काशीराम साहब, उनकी जयंती, उनकी पुण्यतिथि दोनों को मनाना तय किया गया है। काशीराम की जयंती 15 मार्च को है और पुण्यतिथि 9 अक्टूबर को है। संत गाडगे महाराज की जयंती 23 फरवरी को है और पुण्यतिथि 20 दिसंबर को है। इसी तरीके से रमाबाई अंबेडकर की जयंती 7 फरवरी को और पुण्यतिथि 27 मई को मनाई जाएगी। सावित्रीबाई फूले एक और महान नेता रही हमारे देश की, उनकी जयंती 3 जनवरी को और पुण्यतिथि 10 मार्च को बनाने की तय हुआ है। स्वामी अच्युतानंद की जयंती 6 मई को और पुण्यतिथि 22 जुलाई को मनाई जाएगी। झलकारी बाई की जयंती 22 नवंबर को और पुण्यतिथि 4 अप्रैल को।
जिस काशीराम ने एक वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ दलित वोटों को सत्ता की चाबी बनाया था, जिस काशीराम की राजनीतिक उत्तराधिकारी मायावती कहा करती थी कि बीजेपी और कांग्रेस में फर्क नहीं है, ये दोनों सांपनाथ और नागनाथ हैं, उसी काशीराम को बीजेपी ने अपने प्रातः स्मरणीय नेताओं की लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब सवाल है कि क्या सच में योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के पीडीए में सेंध लगा दी है? आज यूपी की राजधानी लखनऊ में टाइम्स नाउ नवभारत का एक विशेष कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, विकसित भारत समृद्ध उत्तर प्रदेश। और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब ये पीडीए पर सवाल हुआ तब उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद सुन लीजिए। इनका पीडीए अवसरवाद का एक दूसरा नमूना है, जिसको आप परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कह सकते हैं। परिवार, एक परिवार को के विकास के लिए जो अथॉरिटी, अवसरवादी अथॉरिटी ये लोग गठित करेंगे। अखिलेश जी उसके चेयरमैन हो जाएंगे, शिवपाल यादव उसके सीईओ हो जाएंगे, रामगोपाल यादव उसके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, वह वाइस चेयरमैन हो जाएंगे। बाकी अन्य लोगों को सबको कहीं ना कोई भाई भतीजे, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते उनके पास मौजूद हैं, तो ये सभी उनके पास आ जाएंगे। तो ये पीडीए उसी का नमूना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हमारी सहयोगी नविका कुमार जी का ये पूरा इंटरव्यू आप रात 8 बजे पूरा देख सकेंगे। तो ये तो आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना। इसी कार्यक्रम में मेरे साथ यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज सुबह सुबह जुड़े थे। जब मैंने उनसे मायावती का जिक्र किया तो सुनिए किस तरीके से ब्रजेश पाठक जवाब देने में या ना देने में असहज महसूस कर रहे हैं। आपने परिवारवाद को बेसिकली टारगेट किया कांग्रेस और सपा के नाम पर। बसपा में भी तो परिवारवाद है। आप मायावती को आज याद नहीं कर रहे हैं? केवल 3 मिनट का वक्त रह गया हमारे बीच। क्या वो मायावती जी ने आकाश को बना दिया? आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? आपने उस पर सवाल कोई पूछा मुझसे? अरे आपने चौथी पार्टी सवाल पूछा, आप ही कह रहे थे उनको, आपने नमाजवादी कहा। चौथी पार्टी है वो आपके राज्य की। सवाल ही नहीं पूछा। हमने तो कांग्रेस में भी नहीं पूछा। हमने तो कांग्रेस में भी नहीं पूछा। आपने बार-बार तो कांग्रेस में भी नहीं पूछा। आपने, मैंने इसलिए बताया कि जो एक आधारभूत ढांचा है, लोकतांत्रिक पार्टी इस देश में मात्र भारतीय जनता पार्टी नहीं। बीएसपी के बारे में क्या टिप्पणी है आपकी? मेरा कहना है, मायावती जी ने अपने भतीजे को, आकाश को, एक तरीके से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। क्या ये उचित है? इस पर बीजेपी के ब्रजेश पाठक की क्या राय है? देखिए, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है और हमारा ये मानना है कि हम उसके बीच इधर देखिए ना, इधर देखिए, जो मुख्य बात है उस पर आइए। क्या आप उनको मानते हैं? नेता है मायावती जी देश की। क्या आप उनको 16, 17, 18% वोटर की नेता है भाई आज की तारीख में? सारा का सारा सवाल उधर ही पूछा है। हाँ, सारा का सारा सवाल सपा पे ही पूछा है आपने वहीं से शुरू किया। बाबर सपा ने लोकसभा के चुनावों में बीजेपी को हराया यूपी में, इसलिए सपा सबसे बड़ा अपना विरोधी है। बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी है कि नहीं सपा लोकसभा में? ये 37 सांसद लेके जो टेम्परेरी जीत होती है वो बहुत लंबा नहीं चल सकती। इन्होंने गुमराह करके आप बसपा पे नहीं बोल रहे हैं तो क्या मैं ये मान के चलूं नवभारत के मंच पे ब्रजेश पाठक ये हिंट देके जा रहे हैं कि अगले चुनावों में बसपा और भाजपा के बीच कोई समझदारी हो रही है? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं है। मैं आपसे कहकर जा रहा हूं, मैं उनके बारे में चर्चा मैंने आपसे किया है जिनके सवाल आपने हमसे पूछे। नहीं, अभी सुना है कि बीएसपी सुप्रीमो को दिल्ली में बंगला भी मिल गया है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। नहीं है? आपको तो सारी जानकारी होती है, ये जानकारी कैसे मिस हो गई आपके पास से? आपकी तो नेता रही हैं, आप उनके पीछे सदन में बैठते थे, हमने आपको देखा है भाई, हमने आपको राज्यसभा में कवर किया है, खूब कवर किया है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ अंडरस्टैंडिंग है रही है? मुझे अभी कोई जानकारी नहीं। आपके शब्द भी तलखी वाले नहीं है। मुझे कोई जानकारी नहीं। आपकी मुस्कुराहट बता रही है बहुत कुछ। आपके चेहरे पे बहुत कुछ लिखा हुआ है आज, जैसे आप मुझे पकड़ रहे थे ना। चलिए, मैं आपको और मुसीबत में डालता हूं। इन दिनों मायावती भी यूपी की राजनीति में सुपर एक्टिव हो गई हैं। वहीं 100 सोनार की एक लोहार की तर्ज पर बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्लान डी भी अब दलित कैलेंडर के रूप में सामने आ गया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर यूपी में बीजेपी को बड़ी जीत नहीं मिली तो इसके पीछे की वजह दलित वोटों की शिफ्टिंग मानी गई। CSDS लोक नीति के आंकड़े बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को दलितों में
जाटवों का 24% वोट मिला, जबकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन को 25%, जबकि बीएसपी को 44% जाटव वोट मिले थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती इसी जाटव तबके से आती हैं और बीजेपी के 80-20 वाले फॉर्मूले के 80 में दलित भी आते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ इंटरव्यू में जब 80-20 का जिक्र आया तो सुनिए ब्रजेश पाठक ने क्या स्टैंड लिया। पीड़ित लोग हैं, सुन लो भाई, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं ब्रजेश पाठक जी ये इनिशिएटिव लेने को तैयार हैं, इनके पास आइए। मैं तैयार हूं, जो भी पीड़ित है, जो भी वंचित है, मेरा धर्म है कि मैं उसके साथ खड़ा रहूं। तो फिर आप इस तरह की बात मत करा करिए। कौन सी बात? 80-20 वाली बात। मैंने अच्छा बताओ, ये बताओ, आपके जेब में अगर 80 पैसे हैं तो क्या कहोगे कि 100 रुपया है? तो आप क्या कहोगे? ये कहोगे। अच्छा भाई, हमारी पूंजी क्या है बताना। हमारी पूंजी हमारे लोग हैं। मुझे पता है कि 80% लोग हमें वोट करेंगे, तो हम 80 न कहेंगे। तो आप कोशिश नहीं करेंगे कि वो 100% वोट मिले? भाई हाथ पैर तो सबका जोड़ते हैं। हम बैंक में जाते हैं, भैया 100% फाइनेंस कर दो, तो बैंक वाला कहता नहीं 85 से ज्यादा नहीं देंगे। क्यों भैया? साइकिल साहब बताओ। आप कोशिश भी नहीं करते ना भैया। हम 15% के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं। सबको पक्का मकान दिया है, सबको बिजली दिया है, सबके घर के बम्बा लगवा हुआ है, सबका 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज दिन है। सारा इंतजाम तो की नहीं, यही हाथ पैर है भैया। और बताओ, गोड़ और छुई ले यूपी की सियासत में दलित वोट 20 से 21% के करीब माने जाते हैं। और यही नहीं, ये सिर्फ एक वोट बैंक ही नहीं है, एक निर्णायक सियासी ताकत है ये, जिसको ध्यान में रखते हुए यूपी की सियासत का अगला अध्याय शुरू किया गया है। एक तरफ लखनऊ में बीजेपी के कैलेंडर छप चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में मायावती को टाइप 8 का एक बड़ा बंगला दोबारा दिया गया है। ये बंगला उन्हें बतौर बीएसपी अध्यक्ष दिया गया है। ये टाइप 8 बंगला है, जबकि नेशनल पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते उन्हें टाइप 6 या टाइप 7 का बंगला ही मिल सकता है। वैसे दावे ये किए जा रहे हैं कि बहन जी को बंगला नियमों के तहत, प्रक्रिया के तहत दिया गया है। लेकिन आज के दौर में राजनीति में हर प्रक्रिया का एक प्रतीक भी होता है, और अगर वो प्रतीक मायावती से जुड़ा है तो यूपी की राजनीति में बहुत मायने रखता है। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं 2027 को लेकर बीजेपी और बीएसपी के बीच पर्दे के पीछे कुछ और तो नहीं चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार के शहरी विकास एवं आवासीय मंत्रालय द्वारा 34 एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर एक बंगला दिया गया है, जो टाइप 8 का बंगला है। हालांकि उनके कुछ खास लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रही कि शायद 29 नंबर का, जो 29 नंबर की कोठी है एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग में, वो भी उनको मिल सकती है, वो भी टाइप 8 का बंगला है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर समझने वाली ये है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को टाइप 6 या टाइप 7 का बंगला ही आवंटित होता है, लेकिन मायावती के लिए टाइप 8 का बंगला दिया जा रहा है। कुछ महीने पहले ही लोधी स्टेट में मायावती का टाइप 6 का बंगला था, जो उनसे खाली करवाया गया था, लेकिन अब मायावती को टाइप 8 का बंगला दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और मायावती के बीच में ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है, क्योंकि सत्ता के गलियारों में इन दिनों बीजेपी और मायावती की जो साठगांठ है उसकी चर्चा चल रही है, और इन दोनों के बीच में जो खिचड़ी पक रही है उसकी खुशबू से जो सत्ता के गलियारे हैं वो महक रहे हैं। खिचड़ी पक रही है, सत्ता के गलियारे महक रहे हैं। हिमांशु की रिपोर्ट आप देख रहे थे। बीजेपी और बीएसपी में करीबी बढ़ने के चर्चों के बीच पिछले साल काशीराम की पुण्यतिथि पर भी खूब हवा मिली थी। बात पिछले साल 9 अक्टूबर की है, जब मायावती ने लखनऊ में कई साल के बाद एक बड़ी रैली को संबोधित किया। अंदर खाने से यह खबर आई कि उस रैली के करीब 2 हफ्ते पहले मायावती और सतीश मिश्र योगी आदित्यनाथ से मिले थे। उनके बीच क्या बात हुई, ये बात तो बाहर नहीं आई, लेकिन रैली के मंच से मायावती ने एक तरफ योगी सरकार की तारीफ की, तो वहीं अखिलेश यादव और उनके पीडीए पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष
याद आती है। अब अगर जुल्म करने वालों की ही आभारी हैं वो, तो मैं क्या कह सकता हूं? जुल्म जो सरकार कर रही है उनके ही आभारी हो रही है, बताइए। तो ये सांठगांठ नहीं है तो क्या है सांठ? तो एक तरफ बीएसपी और अखिलेश में वाकयुद्ध चल रहा है, तो वहीं माघ मेला के दौरान शंकराचार्य विवाद में अखिलेश यादव पूरी तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ आ गए थे। अखिलेश को वहां पर एक विंडो दिखाई देता है कि वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा ले, अब सियासत जो ना करवाए। शंकराचार्य में इस विवाद में अखिलेश यादव को सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाई दे रहा था। जब उसी शंकराचार्य विवाद पर मैंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनसे आज सवाल किया अपने कॉन्क्लेव के दौरान, तब ब्रजेश पाठक ने क्या जवाब दिया अपनी पुलिस पर, सुनिए। अब पुलिस की बात चल रही है, तो जो प्रयागराज में हुआ अविमुक्तेश्वरानंद के साथ, उनके शिष्यों के साथ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि वो जो चोटी नहीं खींचना चाहिए था, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो जिस तरह की वीडियो बने उसने नुकसान पहुंचाया, चोटी नहीं खींचना चाहिए। जिसने भी किया है, आपको बल का प्रयोग करना है तो लाठी लीजिए और आपको अन्य संसाधन मिले हैं। चोटी खींचना महाअपराध है और जिसने भी खींचा होगा, देखना कि कई बरस बाद भी उसको बहुत पाप पड़ेगा, बहुत पाप पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे थे, 14-15 साल पाप पड़ेगा, मैं कह रहा हूं पाप पड़ेगा। जिन लोगों ने चोटी खींचा है, हम तो हिंदू मैथोलॉजी में भरोसा करते हैं और ये जान लो, खाता बही सब लिखा जा रहा है। जिन लोगों ने चोटी को ऐसे छुआ होगा उसको पाप पड़ेगा। नहीं, पाप तो जब उनके कर्मों का पड़ेगा, पर सरकार की तरफ से कार्रवाई भी नहीं हुई उस पर, एक भी पुलिस अधिकारी पर प्रयागराज। ये अलग विषय है, इस पर गंभीरता से विचार हो रहा, काम चल रहा है, आपको हम समय आने पर बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समय आने पर बताएंगे सुमित जी। लेकिन ये पीड़ाजनक है। इसको किसी भी अबोध बालक का या किसी भी व्यक्ति का जो धार्मिक मान्यताओं के तहत अपनी चोटी रखे, उसको टच करना अपराध है। आप इतना खुल के बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, आप किस तरफ है? डिप्टी सीएम की तरफ है कि सीएम की तरफ है? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के स्टैंड को लेकर आप क्या चाह रहे हो? पाला खींचना, कबड्डी हो रही कोई? नहीं, डिप्टी सीएम ने जो कहा, सीएम ने कहा आमने सामने। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इस प्रदेश को चलाने के लिए मैं आम 25 करोड़ जनता के साथ खड़ा हूं। जनता किसकी तरफ जाए? जनता मेरी तरफ है। आप किसकी तरफ है? मैं जनता की तरफ हूं। शंकराचार्य जी के मामले पे डिप्टी सीएम और सीएम के रुख में आप किसकी तरफ हैं? हम जनता के साथ खड़े हैं, जन भावनाओं के साथ खड़े हैं और इस प्रकरण में वास्तव में जो पुलिस कर्मियों ने कुकृत्य किया उसको कभी कोई माफ नहीं करेगा। और अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। बात दिल्ली में चल रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महाकुंभ की करते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हो चुकी है। देश में ऐसा पहली बार है जब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इतना बड़ा इवेंट आयोजित किया जा रहा है, जहां पर आप एआई को लेकर अपने सारे कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। आमतौर पर एआई को लेकर यह माना जाता है कि आने वाले समय में लोगों की नौकरियां एआई छीन लेगा या उनका काम उनके हाथ से ले लेगा। जो काम आप कई दिनों या महीनों में करते हैं, वो एआई अब चुटकियों में कुछ ही पलों में कर देता है। अगर ये सवाल आपको भी परेशान कर रहा है, तो आज इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आज आपको एआई के उन सेक्टर्स के बारे में बताएंगे जो आपको अच्छी नौकरी देने को तैयार है। लेकिन उससे पहले आपको इस एआई समिट की एक झलक जरूर दिखाता हूं। और एआई समिट के बारे में आगे बढ़ूं और डिटेल्स आपको बताऊं, उसके पहले आपको एआई तकनीक का एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसने वायरल होने पर एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। वैसे तो ये वीडियो लोगों के मनोरंजन के मकसद से बनाया गया, लेकिन इस तरह के वीडियो के कई खतरे भी आने वाले वक्त में हो सकते हैं। अगर इस वीडियो के ऊपर एआई जनरेटेड ना लिखा हो तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि वाकई में ये असली है या नकली। ये लड़की जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही है, इतनी रियल है, लगता है कि हम सबके बीच की कोई महिला खड़े होकर वहाँ शायरी कर रही है, कविता पाठ कर रही है। सोशल मीडिया पर शायरी पढ़ती हुई इस लड़की के बारे के वीडियो ने इंटरनेट पर इन दिनों तहलका मचाया हुआ है। इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ ही मिनटों में 3 करोड़ लोगों ने इसको देख लिया और यह सिलसिला अभी भी रिकॉर्ड बनने का जारी है।
इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये पूरी तरह से एआई तकनीक से बनाया गया वीडियो है। इसमें सब कुछ, लड़की के हाव भाव, शायरी करने का अंदाज, उसके हाथ करने का अंदाज, उसकी आवाज, उसका बोलना, सब कुछ असली जैसा दिखाई देता है। बहुत से लोग अभी तक नहीं मान रहे हैं कि ये कोई असली लड़की नहीं है। दरअसल इंस्टाग्राम पे तन्वी जोशी नाम के एक प्रोफाइल से इस वीडियो को शेयर किया गया। इस वीडियो में चेहरा और शायरी का अंदाज एआई ने अपने हिसाब से बनाया, लेकिन आवाज महाराष्ट्र की एक महिला की आवाज से कॉपी की गई। इस खुलासे ने न सिर्फ दर्शकों को हैरान कर दिया, बल्कि किसी कलाकार की पहचान, आवाज की चोरी और कॉपीराइट जैसे पहलुओं पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। एक और वीडियो देखिए जिसमें ये एआई जनरेटेड लड़की मशहूर कवियत्री शबीना अदीब की शेर पढ़ रही है। देखिए, एआई को अब तक टेक्नोलॉजी के सेक्टर की ताकत माना जाता था, लेकिन अब यह क्रिएटिविटी, कला और सोशल मीडिया सेक्टर में बड़ी चुनौती बन गया है। आज की तारीख में एआई वो बेलगाम घोड़ा है जिसे कंट्रोल करना दुनिया भर की सरकारों और एआई कंपनियों के लिए बहुत जरूरी हो गया। यही वजह है कि दिल्ली में चल रहे इस एआई एक्सपो में गूगल, चैट जीपीटी बनाने वाली दिग्गज कंपनी ओपन एआई जैसी दिग्गज कंपनियों के सीईओ को भी बुलाया गया, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने, उस पर नियंत्रण रखने के लिए मुद्दों पर बात हो सके। इस एआई समिट में भारतीय कंपनियों के नए नए इनोवेशन देखने को मिल रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की स्मार्ट कार का डेमो अब आप देखिए। ये कार में ड्राइवरलेस फीचर सिस्टम को तैयार किया गया है। इसे भारत की टेस्ला जैसी तकनीक कहा जा रहा है। इसकी सबसे खास बात यह कि घने कोहरे में बेहतर विजन के साथ ये दौड़ सकती है। इसमें हाई सेंसर वाले एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम ADAS लगाया गया है, जो कार को टकराने से पहले ही उसे रोक भी देगा। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। ये एआई रोबो है जो किसी भी दफ्तर, फैक्ट्री या गोदाम में होने वाले हादसे का अलर्ट पहले दे सकता है। आप आए दिन ये खबर सुनते होंगे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कहीं आग लग गई या कोई बड़ा हादसा हो गया, लेकिन अब एक ऐसा एआई रोबो तैयार किया जा चुका है, इसकी एक्सपर्टीज है, जो पूरे इलाके में घूमकर किसी चौकीदार की तरह, गार्ड की तरह अपने हाई सेंसर कैमरे से बारीकी से नजर रखेगा। अगर किसी जगह कोई कमी है तो ये उसका तुरंत अलर्ट भेजेगा, अलार्म बजाएगा। इस एआई रोबो की खासियतों के बारे में हमने इसके एक्सपर्ट से भी बात की है, आप भी सुनिए। अगर मान लीजिए कि कोई केमिकल फैक्ट्री है और उसमें कोई लीक है या उसका इंस्पेक्शन करना है, अगर कोई वर्कर जाता है तो वो केमिकल कंपोनेंट उसकी बॉडी में जा सकता है, उसको खतरा हो सकता है। लेकिन ये जो ट्रैकर है ये अंदर जाएगा, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और इसको जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा होगा सारी डिटेल उसको देगा और जो खामियां हैं उसको तुरंत सही कर लिया। और ये ट्रैकर सिर्फ ऐसे घूमता नहीं है, इसके ऊपर हम एक रोबो आर्म करते हैं। ये 5 किलो तक का पेलोड उठा सकता है। कई बार ये ट्रैकर 20 किलो तक का भी पेलोड उठा सकता है, विच मीन्स अगर हमें इंस्पेक्शन करके कुछ और साथ में काम भी करवाना है, ये वो काम भी कर सकता है। गजब की दुनिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब तो एआई की मदद से आप फिल्म भी बना सकते हैं और दुनिया को दिखा सकते हैं। इस वीडियो में अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं, अब एक आप लड़की देख रहे हैं, एक लोकेशन दिखाई दे रही है, स्क्रिप्ट है, सीन है, हर चीज एआई से बनाई गई है। इस वीडियो को देखकर हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड के लोग अब हिल गए हैं। अब तक ये माना जा रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नौकरियों पर खतरा होगा, लेकिन अब तो फिल्मों पर भी, कलाकारों पर भी एआई की मार पड़ती दिखाई दे रही है। इसमें कोई शक नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सुनामी की तरह आ रहा है, जो काम करने का तरीका और तेवर पूरी तरीके से बदल देगा। आज से करीब 30 साल पहले 90 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर आया था, तब भी लोगों ने नौकरियों पर इसी तरह का खतरा बताया था। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यह खतरा उन लोगों के लिए है जो नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए एआई तकनीक से डरने की बजाय उसे सीखिए, उसमें पारंगत बनिए, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करिए और अपना काम बेहतर कर लीजिए। यही एक तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इस दुनिया में आज की तारीख में जीने का। आइए बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर, और ये कहानी भी आप लोगों ने वोट देकर खूब पसंद की, क्योंकि हम सबसे सीधे तौर पर जुड़ी है। मैं बात कर रहा हूं गोल्ड की, सोने की, जिसे लेकर शॉकिंग खबर एक आई। अगर आपके घर शादी है तो ये खबर सावधानी से देखें। अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप सोने में निवेश करते हैं
तो ये खबर आपके लिए बहुत ही विशेष है। दावे किए जा रहे हैं कि सोने के दाम में बड़ी गिरावट आने वाली है। गिरावट 5-10 हजार की नहीं, बल्कि इससे बहुत बड़ी बताई जा रही है। तो क्या सोना 1 लाख रुपए के नीचे आ जाएगा या फिर 75,000 के आंकड़े को छू जाएगा? ये कोरी अफवाह है या फिर गिरावट का कोई संकेत? क्या सोना अब सोना नहीं रहेगा? क्या सोना 1 लाख रुपए सस्ता होने वाला है? क्या सोने के निवेशकों को तगड़ा झटका लगने वाला है? सोना खरीदना इस वक्त सही है या नहीं? ऐसे कई सवाल हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर लोगों के दिलो दिमाग में तैर रहे हैं। ऐसे कई सवालों का सटीक जवाब आज हम आपको देंगे, लेकिन पहले आपको यह बता दें कि आज सोना कितना गिरा है। सोने में आज के दाम में करीब 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली सी गिरावट देखी जा रही है। MCX पर गोल्ड 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। सोने के दाम पिछले 13 महीने में दोगुने हो चुके हैं। 1 जनवरी 2025 को जो सोना 76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, वो 19 सितंबर 2025 को उसी सोने ने 1 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर दिया। इसके बाद तो सोने ने ऐसी दौड़ लगाई, ऐसी फर्राटा गति से दौड़ा कि 29 जनवरी 2026 को 1,75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक ये पहुंच गया। लेकिन इसके बाद सोने की तेजी में ब्रेक लगा। उतार चढ़ाव के बीच अब सोना करीब 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब बिक रहा है। लेकिन सवाल है कि अब आगे क्या होगा? इसी से जुड़ी एक शॉकिंग खबर और सामने आई है, जिससे निवेशक और ट्रेडर्स थोड़े डर गए हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सोने का भाव 1 लाख रुपए से नीचे आ सकता है। कई जानकार तो सोने का भाव 76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी देख रहे हैं, यानी ऑल टाइम हाई से करीब 1 लाख रुपए नीचे सस्ता। और इसकी वजह है ट्रंप और पुतिन। जी हां, इस कहानी में भी ट्रंप और पुतिन है। सोने की इस गिरावट के पीछे रूस का अमेरिका को दिया एक ऑफर माना जा रहा है। अगर यह डील हो गई तो सोने की कीमत में गिरावट का बैक गियर लग सकता है। रूस और अमेरिका की दोस्ती से सोने की कीमतों में भूचाल आ सकता है। खबर है कि ट्रंप और पुतिन ने एक बार फिर हाथ मिला लिया है। यूक्रेन की कुर्बानी का वादा करके ट्रंप ने ऐसी चाल चल दी है जिससे गोल्ड मार्केट हिल गया है। सोने की कीमत में बड़ी गिरावट का दावा उस ऑफर से जोड़कर किया जा रहा है जो यूक्रेन के बदले रूस ने अमेरिका को दिया है। खबर है कि यूक्रेन के साथ खत्म होने के बाद रूस अमेरिकी डॉलर में ट्रेड शुरू करेगा। अभी रूस अपनी करेंसी रूबल में ट्रेड करता है। इससे अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ेगी और सोने की घटेगी। अभी तक ब्रिक्स देश अपने रिजर्व में डॉलर कम और सोना ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच अगर डील पक्की हुई तो जियोपॉलिटिक्स में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई देश डॉलर का रिजर्व बढ़ाएंगे और सोना बेचेंगे, जिसका सोने की कीमत में ग्लोबल असर देखने को मिलेगा और सोना धड़ाम से गिर सकता है। तो भारत में सोना ऑल टाइम हाई से करीब 15% सस्ता हो चुका है। लेकिन सवाल ये कि क्या रूस के डॉलर में ट्रेड करने से सोने के दाम और घटने लगेंगे, ये समझना भी जरूरी है। दरअसल ट्रंप की दादागिरी के सामने कई देश सीना तान कर खड़े हैं। दुनिया के कई देशों ने, खासकर ब्रिक्स देशों ने डॉलर का रिजर्व कम किया और सोने में निवेश बढ़ा दिया। इसी वजह से सोना रॉकेट की तरह भागा था। अगर भारत की बात करें तो 2005 में देश की तिजोरी में कुल फॉरेन रिजर्व का 4.3% गोल्ड था, लेकिन 2025 में यह बढ़कर करीब 15% हो गया। लेकिन चीन ने सबसे ज्यादा सोने की खरीदारी इन दिनों में की। साल 2000 से 2025 तक सिर्फ 5 सालों में चीन का गोल्ड रिजर्व 483% बढ़ा। ब्राजील जैसे देश ने तो 2025 में ही 16 टन सोने को खरीदा। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद टैरिफ का ऐसा चाबुक चलाया गया कि कई देशों के सेंट्रल बैंक सोना खरीदने लगे। अकेले ब्रिक्स देशों के पास दुनिया का करीब 20% गोल्ड इकट्ठा हो चुका है। ब्रिक्स देशों में रूस भी शामिल है। ऐसे में अगर अमेरिका और रूस के बीच डॉलर ट्रेड पर बात बन जाती है तो फिर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। इससे कई देश अपना गोल्ड रिजर्व तेजी से कम कर सकता है, यानी बेच सकते हैं। इससे मार्केट में गोल्ड की सप्लाई तेजी से बढ़ेगी और अगर सप्लाई डिमांड के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी तो सोने के दाम भी उतनी ही तेजी से गिर सकते हैं।
इसी को लेकर सोने में तेज गिरावट के कयास इन दिनों जमकर लग रहे हैं। आपके घर परिवार में भी सोना खरीदना है तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। और अब बात करते हैं ईरान की, जिसके खिलाफ अमेरिका ने फाइनल चढ़ाई कर दी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में मिडिल ईस्ट का गला सूखा हुआ है। कोई नहीं जानता कि कब कौन किस पर हमला कर दे। दोनों के बीच जिनेवा में आखिरी बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जिनेवा पहुंच चुके हैं। अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉक और जेरेड कुशनर वार्ता में शामिल होंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो क्या होगा? क्या ट्रंप हमले के आदेश पर फाइनल मोहर लगा देंगे? हालांकि बातचीत से पहले ही ट्रंप ईरान की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन ईरान भी कहां झुकने वाला है? कुल मिलाकर जिनेवा में बातचीत से पहले मिडिल ईस्ट का तापमान चढ़ा हुआ है। अमेरिकी B-2 बॉम्बर नाम सुनते ही दुश्मन की रूह कांप जाती है। अब अमेरिका का यही बाहुबली खामनेई का खात्मा करने के लिए उड़ान भरने वाला है। अगर जिनेवा में बातचीत हुई फेल तो हो जाएगा खामनेई का खेल। आसमान में मंडराते अमेरिका के दैत्य B-2 बॉम्बर ईरान का खात्मा करने के लिए रेडी हैं। ट्रंप ने जिनेवा बातचीत से पहले ही ईरान पर जुबानी बमबारी शुरू कर दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान की वजह से बातचीत विफल हुई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने खामनेई के उन जख्मों को कूरे देते हुए घाव ताजा कर दिए हैं जब पिछले साल जून में ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बारूदी बारिश की थी। अब ईरान पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगले 24 घंटों में अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला बोल सकता है। ईरान के कई शहरों में खतरे के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं। इस बीच अमेरिकी एयरफोर्स ने बोइंग को GBU-57 यानी कि बंकर बस्टर बमों का बड़ा ऑर्डर दे दिया है। इन्हीं बमों से अमेरिका ने पिछले साल जून में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च करते हुए ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया था। ये बम जमीन के नीचे जाकर टारगेट पर हमला करने की ताकत रखते हैं। GBU-57 को दुनिया का सबसे ताकतवर बम माना जाता है, जिसे B-2 बॉम्बर से गिराया जाता है। बंकर बमों की कमी ना पड़े इसके लिए ऑर्डर दे दिया गया है और B-2 बॉम्बर को रेडी मोड में रखा गया है। यानी साफ है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। एक तरफ अमेरिका ईरान पर बमबारी का खाका तैयार कर रहा है, दूसरी तरफ खामेनेई की मिसाइलें भी काउंटर अटैक के लिए तैयार हैं। ईरानी आर्म फोर्सेस के निशाने पर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के दर्जनों एयरबेस हैं। ईरान की मिसाइलें और आधुनिक फाइटर प्लेन भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। ईरान के पास मिसाइलों और ड्रोन की एक बड़ी फौज है। ईरान की मिसाइल पावर न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल को भी चुनौती देने की ताकत रखती है। पिछले साल इजराइल के खिलाफ जवाबी हमले में ईरानी मिसाइलों की ताकत को पूरी दुनिया देख चुकी है। ईरान ने यह हमला तब किया था जब इजराइल और अमेरिका दोनों ने दावा किया था कि उन्होंने ईरानी एयर डिफेंस, मिसाइल फैक्ट्री और परमाणु फैसिलिटी को तबाह कर दिया है। ईरान का सबसे बड़ा मिलिट्री हथियार उसकी मिसाइल और ड्रोन क्षमता है। ईरान के पास लंबी दूरी के ड्रोन के अलावा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। इजराइल के साथ 12 दिन की लड़ाई के दौरान ईरान ने 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, जिनमें से कई इजराइल के एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करके टारगेट पर गिरी थी। ऐसे में अमेरिका ईरान को हल्के में लेने की भूल कतई नहीं कर सकता, क्योंकि खामनेई के सिर पर भी ट्रंप से बदला लेने का खून सवार है। दुनिया समेत भारत की नजर अमेरिका और ईरान के ऊपर तो लगी है, लेकिन भारत की नजर एक और है जो पड़ोस में बांग्लादेश पर लगी है। यहाँ बांग्लादेश में आज तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बन गए। 36 साल के बाद कोई पुरुष बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बना है। राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने संसद भवन में तारिक साहब को पीएम पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही 18 महीने से चल रही अंतरिम सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP के अध्यक्ष हैं और वो पहली बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इससे पहले आज दोपहर में BNP के सांसदों ने उन्हें संसदीय दल का नेता चुना था।
तारिक रहमान की सबसे मजबूत पहचान यह है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। 17 साल तक लंदन में रहने के बाद वो 2 महीने पहले ही बांग्लादेश वापस लौटे थे। तारिक रहमान के मंत्रिमंडल में 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों को शपथ भी दिलाई गई। इसमें हिंदू मंत्री भी शामिल है। जी हां, हिंदू समाज से आने वाले नितई रॉय चौधरी को शामिल किया गया है। नितई रॉय पेशे से वकील हैं। नितई रॉय की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने जमात इस्लामी के उम्मीदवार को हराया। इससे पहले भी नितई रॉय हुसैन मोहम्मद की सरकार में यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन इस बार नितई रॉय का मंत्री बनना भारत के लिए बहुत अहमियत रखता है। बार बार कहा गया कि अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती हो रही है। एक संदेश देने की कोशिश तारिक रहमान ने की कि अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलेंगे। बांग्लादेश की तरफ से 13 देशों को तारिक रहमान के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में निमंत्रण भेजा गया था। इसमें भारत भी शामिल है। हालांकि पीएम मोदी दिल्ली में चल रही एआई समिट और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत आने के प्री शेड्यूल प्रोग्राम की वजह से बांग्लादेश इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा पाए। लेकिन भारत ने इस मौके को भूला नहीं। सबसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बधाई दी थी चुनाव जीतने के बाद तारिक रहमान को, सबसे पहले। और अब जब मौका था वहां जाने का उनके शपथ ग्रहण में, तो अपने देश के जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, यानी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब, उनको सरकार ने चुना कि आप जाइए और वहां पे शपथ ग्रहण समारोह में भारत को रिप्रेजेंट करिए। बांग्लादेश की नई सरकार भारत के लिए बहुत अहम है। भारत को ये उम्मीद है कि नई सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हमले हो रहे थे उन पर वो वहां पर लगाम लगाएगी, हिंदुओं को सुरक्षित करेगी। तारिक रहमान की कोशिश भारत और बांग्लादेश की दोस्ती को नई पहचान दिला सकती है। मत भूलिए कि जिस सरकार को हटाकर ये सरकार बनी है तारिक रहमान की, बीएनपी की जो सरकार हटी, उनकी नेता शेख हसीना दिल्ली में पनाह लिए हुए हैं। वो हिंदुस्तान में रह रही हैं और ये बहुत बड़ी वजह है भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एक तनाव आने की। उस तनाव को रिड्यूस करना भी भारत सरकार की कूटनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पहले भी वहां पर बारी बारी से अवामी लीग और बीएनपी की सरकार बनती रही। सरकार हिंदुस्तान में जिसकी भी बने वो दोनों पार्टियों के साथ संबंध रखती थी, जिसकी भी सरकार वहां होती थी। लेकिन ये पहली बार है कि शेख हसीना के दिल्ली में होने की वजह से खालिदा जिया की पार्टी और अब तारिक रहमान की पार्टी उनसे खफा चल रही है। इसीलिए भारत इसको बैलेंस करके चलता दिखाई देना चाहता है। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब बांग्लादेश में संविधान में बदलाव को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। दरअसल 12 फरवरी को संसद चुनाव के साथ जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी हुआ। इसमें 62% लोगों ने हाँ में वोट दिया। जुलाई चार्टर के मुताबिक नई संसद 180 दिनों के लिए संविधान सभा की तरह काम करेगी। इसमें बांग्लादेश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं में बदलाव किए जाने की बात कही गई। जुलाई चार्टर का मकसद देश में ताकत का एक अधिकार खत्म करना और संतुलन बनाना है। इससे प्रधानमंत्री की ताकत घट जाती है और राष्ट्रपति को अधिकार दिए जाएंगे। इसीलिए अब जुलाई चार्टर पर तारिक सरकार से टकराव बढ़ सकता है जमात का, ये माना जा रहा है। अब कार्यक्रम के आखिर में मैं आ गया हूं और रोज की तरह हम पब्लिक के सेंटिमेंट का आपकी बातों को जरूर दिखाते हैं। बात कर रहा हूं पब्लिक व्यू सेगमेंट की। आज के पब्लिक व्यू में जो हमारी टीम ने सिलेक्ट किए हैं 2 ट्वीट्स, उसमें रूपेश रंजन वो लिखते हैं, ये यूपी पे है, अखिलेश और योगी के बीच जो कुछ चल रहा है, चुनावी फायदे के लिए बने पीडीए का योगी ने मतलब बदल दिया है। अब पी का मतलब प्रगति, डी का मतलब दिन रात और ए का मतलब अनवरत है। जया दीक्षित लिखती हैं सोने के दाम को लेकर, सोने के भाव को चढ़ते ही देखा है, देखते देखते ये इतना चढ़ गया कि हाथ रखना ही मुश्किल हो गया। चढ़ता इतनी स्पीड से है कि अब गिरता भी है तो गिरा हुआ लगता नहीं है। शानदार लिखा है जया जी ने अपने इस कमेंट में। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतने। आपसे कल मुलाकात होगी शाम को 6:57 पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि।